तो समाहा बेटे, अभी तक मैंने आपको यहाँ पे सिंपली क्या बताया है कि देर आर सम क्वांटिटीज इन फिजिक्स विच वी कैन मेजर एक्यूरेटली नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज की दो मेजर टाइप्स हैं, स्केलर विच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैग्नीट्यूड क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट होता है। मैंने किसी लेंथ को रिपोर्ट करना है तो लेंथ कैन बी 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, बट लेंथ कैन नेवर बी 5 kg और मास कैन नेवर बी 5 मीटर। तो हर क्वांटिटी का एक प्रॉपर यूनिट होता है। फिर हमने वेक्टर्स की बात की। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। फिर हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात की कि बुक्स में नॉर्मली बोल्ड फेस करेक्टर्स या लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, और हैंड राइटिंग में यूजुअली एक लेटर बना के या वेक्टर का साइन जो भी है फिजिकल क्वांटिटी का वो बना के उसके ऊपर एरो डाल देते हैं। और अगर आपने सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं। ये मॉड वाला मेथड है जिसमें हम वेक्टर ए विद एरो हेड के साथ ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। या उसका दूसरा मेथड है, आप सिंपली ए लेटर लिख दो, कोई एरो साइन ना लगाओ, तो ये भी उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। नेक्स्ट इज ग्राफिकली। अब ग्राफ के ऊपर जारी बात है, आप किसी भी चीज़ को किसी लेंथ से शो करते हो, तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं डैट इज़ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कोई भी वेक्टर जो है ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। खाली लाइन सेगमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटे। तो खाली एक लाइन सेगमेंट होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी सपोज करो जी, मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, ये ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रहा है। इसके एक एंड पे मैं अगर एरो बना दूँ तो ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन बताएगा, और इस एरो की जो लेंथ होगी बेटे अकॉर्डिंग टू सम स्केल, अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल कह लो, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को ग्राफ के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू सम चूजन स्केल उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और एक एंड पे एक एरो का डायरेक्शन के लिए हमने बनाया होगा, वो एरो हेड किसी एक एंड पे उसकी डायरेक्शन को शो करे। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑन ग्राफ। अब ये जो मैंने ये बनाया है, ये एरो आप देख रहे हो, ये एरो को अब कहते हैं representative line of vector. Call it as representative line of a vector. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बात को ज़रा और डिटेल से समझाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी वेलोसिटी है v, किसी ये प्लेन की वेलोसिटी है विच इज़ से 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। अब मैंने इसको ग्राफ के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये देखिए, आपको पता है जो स्टैंडर्ड हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं उनमें वी नो डैट ये बेटे जो ऊपर की तरफ लाइन होती है ये एक्चुअली ऊपर की तरफ नहीं होती, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ऊपर वाली डायरेक्शन, इसे हम नॉर्थ कहते हैं, इसके ऑपोजिट ये साउथ होता है। नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए।
अब यहाँ पे हम एक स्केल चूज करेंगे, एक स्केल अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ स्केल लेट कर लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो बेटे 50 किलोमीटर पर आवर कितने सेंटीमीटर होगा फिर? क्यों समा? हाँ, हाँ जी, 5 सेंटीमीटर होगा ना, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स now you need to take a line segment whose length is 5 centimeter on graph paper or on page using pencil and ruler। तो आप पेंसिल और रूलर की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसको किस तरफ रख दोगे? नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ एक वेक्टर बनाऊंगा लाइक दिस, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन के लिए जो मैं एरो लगाऊंगा ये नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ओके, इस टाइम ये जो ग्रीन कलर का आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ये बन गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन विच इज़ मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। आई होप यू गेट इट। वो डायरेक्शन किसी भी एतबार से दे सकता है। वो ये भी कह सकता था कि जी इसकी डायरेक्शन है मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद नॉर्थ, या मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी भी तरह की डायरेक्शन वो आपको दे सकता है। यहाँ इस मिसाल में मैंने जनरल आपको इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, जो पहला आर्टिकल है हमारे पास, डैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समहा बेटे, किसी भी चीज़ को लोकेट करना हो ना, कोई रेफरेंस का होना ज़रूरी होता है। इज इट और नॉट? जैसे आपने किसी को अपने घर का पता समझाना है या किसी और जगह का पता समझाना है, तो आपके जहन में कोई रेफरेंस होगा, तो आप उस रेफरेंस से फासला और डायरेक्शन बताओगे। दिस इज कॉल्ड पोजीशन। अब ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमने एक रेफरेंस एक्सिस का सिस्टम बनाया, जिसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। और इन एक्सिस की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, चाहे वो पॉइंट प्लेन पर हो या स्पेस पे हो। यानी मैं यूं डिफाइन कर सकता हूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस या लाइंस, और लाइंस used to locate the position of points in plane और in space। तो जी पॉइंट हमारा प्लेन पर भी हो सकता है और स्पेस में भी हो सकता है। इसी बुनियाद पे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो पार्ट्स बनाए हैं बेटे। ठीक है, और वो दो पार्ट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट कहलाता है 2D पार्ट, 2 डायमेंशनल। दिस इज 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको बेटे हम 2D भी कहते हैं। और यही पॉइंट अगर स्पेस में होगा, यही पॉइंट अगर स्पेस में होगा, इसको हम 3 डायमेंशनल कहेंगे। दिस वुड बी
डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपली 3D भी कह सकते। अब जी जी जी, इसमें तीनों एक्सिस आ जाते हैं और 2D में सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये ये बेटे, अगर हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हों, ठीक है, ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ये ओरिजिन होता है। इसको ओरिजिन भी कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब जो एक्स एक्सिस होता है वो रीजन की राइट साइड पे बेटे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अब इस पूरे प्लेन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट अगर आता है, सपोज ये कोई पॉइंट है पी, अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन से। तो मैं ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैंने एक्स एक्सिस पे जो जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसका नाम ए रख देते हैं। ए यूनिट्स मैंने मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस। फिर मैंने कुछ बी यूनिट्स मूव किया अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देखें मैं क्या पॉइंट तक पहुंच गया बेटे? पॉइंट लोकेट हो गया। इसका मतलब ऐसा पॉइंट जो प्लेन पर लाए करता है, इन प्लेन, उसकी पोजीशन को बताने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मुझे सिर्फ दो डिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कि इसलिए हम इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब इसमें ए को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इस बी को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और इन कोऑर्डिनेट्स को हम पी के अंदर लिखते कैसे हैं? पी के आगे एक ब्रैकेट बनाते हैं और उस ब्रैकेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर कोमा, और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दी जाती है। दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे? समाहा आपने मेरे साथ रिपीट करना है। द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी lying in plane is represented as a comma b within brackets। क्या आप ये बोल सकते हो? शाबाश। where a is the distance moved along x axis, बोलिए। known as x coordinate, and y is the distance moved along y axis, also known as y coordinate। बस अगर आपको ये लाइनें बनानी आती हैं तो आप खुद भी इसको लिख सकते हो, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटे क्या करते हैं, अगर मैं ओरिजिन को और पॉइंट को सीधी लाइन में जोड़ के एक वेक्टर बना दूं, ठीक है? इस वेक्टर का नाम ए हो गया। इस टाइम चूंकि हमारा पॉइंट प्लेन पर लाए कर रहा है, तो फिर ये वेक्टर भी इसी प्लेन के ऊपर है ना। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इस टाइम अपने लैपटॉप पे, ये स्क्रीन 2D है, इसकी 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। तो इस टाइम ये वेक्टर भी कहाँ लाए कर रहा होगा? इन प्लेन। अब प्लेन में जब भी कोई वेक्टर लाई कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एंगल जो वो वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो थीटा है, दिस इज़ डायरेक्शन। कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर या फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, तो इसका एक ही मतलब हुआ करेगा,
मतलब थीटा आपने फाइंड करना है, लेकिन थीटा फाइंड करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वरना जैसे मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। इस पे चलें, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा था कि कोई ऐसे भी तो कर सकता है ना, जैसे मैं थोड़ा नीचे टर्न करके ना आपको सपोज करो जी, कोई वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो इस टाइम ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 ना बेटे, 90 - 30। तो अब एक बच्चा कह रहा है इसका डायरेक्शन या ओरिएंटेशन है 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा बच्चा कह रहा है 60 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो कौन सा बच्चा ठीक है कि दोनों ठीक हैं? दोनों ठीक हैं, रेफरेंस का फ़र्क है ना। तो इसका मतलब है अब जब आप सारे स्टूडेंट्स के लिए तमाम मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जब कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बच्चे को कहा जाएगा फाइंड ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। बच्चा कैसे पता चलेगा जी उसने कौन सा एंगल बताना है? इसलिए यहाँ एंगल को डिफाइन कर दिया गया। जब भी पेपर में ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन पूछी जाएगी, तो इसका मतलब वो एंगल होगा जो वेक्टर बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction. I hope you get it. Let me erase it. नेक्स्ट वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। थीटा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बेटे ये डायरेक्शन या ओरिएंटेशन है, एंड इट इज एक्चुअली द एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर या वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन लाइन, एक ही बात है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपको ये बातें याद हो गई हैं, जितनी बातें मैंने की हैं, तो इतना ही सारा 2D में पूछा जाता है क्वेश्चन, बस इतना ही आना है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से। तो ये कह सकता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। दो बातें आपने बतानी है। अगर कोई पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है तो उसकी पोजीशन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर A, B, वेयर A इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, B इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। दूसरी बात यहाँ पे आएगी, अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो उसकी ओरिएंटेशन कैसे बताएंगे? बाय द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट इट बेटे? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 3D की। ये एक 3D लाइन बनाने की कर रहा हूँ इस, बल्कि इसको 3D को मैं खुद ही बनाता हूँ इस तरह से आपको ये। अब अगर आपके पास ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जिसे एक्स कहा था, तो ये वर्टिकल लाइन जिसे आपने वाई कहा, एक ना इस पेज से बाहर की तरफ लाइन आ रही होगी, उसे जी एक्सिस कहते हैं। जिस तरह एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉजिटिव होता है ना, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, इसी तरह जी एक्सिस आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज यानी आपके पेज से बाहर जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव जी होती है, और जो इन टू पेज डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव जी होती है। ओके, अब यहाँ कोई पॉइंट अगर स्पेस में पड़ा हुआ है लाइक दिस, तो प्रोजेक्शन में नीचे ले लेता हूँ ग्राउंड के ऊपर। ओके, तो अब इसके तीन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये देखो, वो कोऑर्डिनेट जो आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे उसे हम ए कहते हैं, तो ये लेंथ ए हो जाएगी। जो वाई एक्सिस मूव करते हैं उसे बी कहते हैं,
और ये जो z एक्सिस के अलोंग आप मूव कर रहे हो ये c लेंथ होगी। तो कोई पॉइंट अगर स्पेस में होगा तो उसकी पोजीशन हम a कोमा b कोमा c से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द पॉइंट इन स्पेस। ओके, तो वही जुमला जो हमने टू डायमेंशनल में बनाया था कि एक पॉइंट अगर प्लेन पर होगा उसकी पोजीशन को a कोमा b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर कोई पॉइंट स्पेस पे होगा तो उसकी पोजीशन को हम a कोमा b कोमा c से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ अब अगर आप ओरिजिन को पॉइंट P के साथ ज्वाइन करो और एक वेक्टर बना लो, अब ये वेक्टर भी बेटे स्पेस में ही होगा ना, दिस वुड बी इन स्पेस। इन स्पेस ये वेक्टर की ओरिएंटेशन अब हम एक एंगल से नहीं बता सकते। अब यहाँ पे आप देखो ये एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम अल्फ़ा कह देते हैं। एक ये बीटा के वाई एक्सिस के साथ बना रहा है जिसे बीटा कह देते हैं। एक ये जी एक्सिस के साथ बना रहा है, इसको हम गैमा कह देते हैं। तो यहाँ दो पॉइंट्स क्या आए, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में होगा तो उसकी पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं विच द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये कॉन्सेप्ट है थ्री डायमेंशनल का। वैसे इस लेवल पे जब भी आपको कोई वेक्टर की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन पूछी जाएगी वो 2D में ही होगा। 3D में जो डायरेक्शन निकालना वो क्वाइट टफ होता है, जो हम हायर क्लासेस में सीखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट के बुनियाद। फिलहाल ये था आपके सिलेबस के मुताबिक व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे एक और बात बताता हूँ आपको, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो ऑल्सो नोन एज कार्टीजियन। क्योंकि रैनी कार्टीजियन या रैनी कार्टीसियस एक मैथमेटिशियन था जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं इसको रेक्टेंगुलर क्यों कह रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ मैं एक बना के आपको दिखाता हूँ। लेंथ और विड्थ आ रही है जस्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रेक्टेंगुलर हम वाइज मूव कर रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल्स में भी साइड्स के दरमियान 90 का एंगल होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी 90 का एंगल होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ी सी डिस्कशन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है जिसे पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ किताब में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करने में, और इसकी एक एग्जांपल है 2.3 उसको सॉल्व करने में। और इसके अलावा एडिशन का सही ट्रू कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैथमेटिकली हमें पैरेललोग्राम लॉ भी आपको बताना है, ऑल्दो वो आपकी बुक में नहीं है। बुक में अलहदा से पैरेललोग्राम लॉ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाना है। ये एंट्री टेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, इवन एमडी कैट में भी आपने इस बात को पढ़ा होगा। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ आते हैं। आप ये तो जानते हैं कि जो हेड टू टेल रूल है वो एक ग्राफिकल मेथड है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। आपसे मैं पूछता हूँ हेड टू टेल रूल से आप कितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं? 3 नहीं कर सकते? भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। लेकिन क्या हम वेलोसिटी को फोर्स में ऐड कर सकते हैं? वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, नहीं ऐड कर सकते। का मतलब हेड टू टेल रूल एक्चुअली
सेम काइंड के कोई भी वेक्टर्स की तादाद को ऐड कर सकते। हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है। टू ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड के जितने मर्जी वेक्टर्स आ जाएं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हम बनाएंगे और उन्हें हेड टू टेल रूल से ऐड कर देंगे। हेड टू टेल रूल को याद करना बिल्कुल नहीं होता, इसके नाम के अंदर ही इसकी सारी डेफिनेशन छुपी हुई है। जितने भी वेक्टर्स हों, अगर आप उनको इस तरह जोड़ें कि पहले का हेड दूसरे की टेल से मिला दें, अगर तीसरा वेक्टर भी है तो सेकंड के हेड को थर्ड की टेल के साथ मिला दें, अगर चौथा भी है तो थर्ड के हेड को चौथे की टेल के साथ मिला दें, एंड सो ऑन। यानी जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं, आप उन्हें हेड टू टेल ऐड करते जाएं। जब तमाम वेक्टर्स आप ऐड कर लें, तो उसके बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करने से आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो फिलहाल हम हेड टू टेल रूल समझने के लिए यहाँ पे वही मिसाल ले रहे हैं जो आपकी बुक में भी है। दो वेक्टर्स के लिए मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर रेड कलर से मैंने बनाया है, एक वेक्टर मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है, अगर आप ए प्लस बी करना चाह रहे हो, यानी आपका मतलब है आप ए प्लस बी को फाइंड करना चाह रहे हो, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड बी है। ए की टेल को, सॉरी, ए के हेड को आपने बी की टेल के साथ ज्वाइन कर देना। यानी आइए ज्वाइन करते हैं। ए दोबारा से बनाऊंगा मैं। ये आ गया ए वेक्टर और ये आ गया जनाब बी वेक्टर। अब देखें, इनको हमने ऐसे जोड़ा है कि पहले वेक्टर ए का जो हेड है वो बी की टेल के साथ ज्वाइन हो गया है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मैं यहाँ ब्लू कलर से बना देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ ए प्लस बी। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ जो भी होगा, कि इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर जो सम आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के सम की डायरेक्शन होगी। I hope you got it. Head to tail rule is very simple. Let's have two vectors A and B. Join the head of first vector A to the tail of second vector B. Then the resultant vector is obtained by joining the tail of first vector A to the head of second vector B. This is called head to tail rule. समाहा क्या ये लाइंस आप बोल सकते हो? No, resultant vector is obtained by joining the tail of first vector to the head of second vector. Obtained first vector. ये आपने जो भी लाइनें बोली इसमें सिर्फ दो वेक्टर हैं ना? वैसे तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने भी हैं सबको हेड टू टेल रूल से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ते हैं, तो जो वेक्टर आता है अलोंग स्ट्रेट लाइन जोड़ने पर, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फिलहाल मैं बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने अभी आपको बताया था एक एनालिटिकल मेथड भी होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। लेकिन मैं किताब के मुताबिक कुछ चीज़ें पहले कवर कर लूँ, फिर आगे चलते हुए इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जब हम 2.3 एग्जाम्पल के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ मैं ये वेक्टर को ऐड करने का एक फार्मूला भी है
फार्मूला को मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये था अकॉर्डिंग टू योर बुक व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। अब इसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन। बल्कि उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट प्रूव दैट vector addition is commutative. Vector addition is commutative. कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह बदलना। यानी वो ये भी कह सकता है प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी वेक्टर्स को ऐड करते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे बी को ए में ऐड करो, चाहे ए को बी में ऐड करो, आंसर सेम आता है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आइए दोबारा से दो वेक्टर्स लेट करते हैं। जैसे हमने पहले दो वेक्टर्स लिए थे, एक रेड कलर से और एक हमने ग्रीन कलर से बनाया था, वैसे ही बनाते हैं दोबारा। सपोज किया मेरे पास ये रेड कलर का एक वेक्टर आ गया जी, ये दिस इज़ वेक्टर ए, एंड दिस इज से वेक्टर बी। ग्रीन कलर से वेक्टर बी बना लेते हैं, वेक्टर बी। अब इसमें सबसे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ, ए प्लस बी फाइंड करना चाह। ए प्लस बी करने का मतलब है कि इस टाइम फर्स्ट वेक्टर कौन सा है बेटे ए प्लस बी में? ए है। तो सबसे पहले ए बनाएंगे, ये मैंने ए बना लिया, ये आ गया। अब ए के हेड को बी की टेल के साथ जोड़ेंगे, ये बी वेक्टर आ गया। और रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाया, वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज़ एक्चुअली ए प्लस बी। क्यों बेटे ऐसे ही है? ओके। नेक्स्ट, अब अगर आप करना चाह रहे हो बी प्लस ए, अब फ़र्क क्या आया है? पहले जो हमने ए प्लस बी किया और अब बी प्लस ए कर रहे हैं, फ़र्क ये है ना कि अब फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकंड वेक्टर ए है। तो अब पहले बी बनाएंगे। बेटे अगर ये बी है, ये स्क्रीन पे देखिए, ये अगर बी है तो इसके बिल्कुल नीचे ये भी बी ही होगा ना बेटे। और अगर ये रेड वाला ए वेक्टर है, अब मैं इस रेड वाले ए वेक्टर को बी में ऐड करूँगा, देखना ये बना। तो अब इसका भी जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, इसको मैं ये ब्राउन से कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या ये सेम नहीं आ रहा? बिल्कुल सेम आ गया। तो आर डैश कह दो बी प्लस ए। ये डायग्राम बनाने के बाद आपने सिर्फ नीचे ये लिखना है, फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट when we add two vectors for the order a plus b and then for the order b plus a, we get the same resultant. So hence it is proved that vector addition is commutative, or order of addition in vectors is irrelative or not important. यानी वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें। तो ये बात साबित हुई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके बेटे, ये बड़ा सिंपल शॉर्ट है। इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करना देखें, मैंने अभी हाथ से ड्रॉ की है, ये बड़ी अच्छी बनी है डायग्राम, और अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ओके, इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन आती है। रिजल्टेंट वेक्टर
रिजल्टेंट वेक्टर को हेड टू टेल रूल में हमने डिफाइन तो कर लिया था कि इट इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड और लास्ट वेक्टर। लेकिन यहाँ फिजिकली इसका मतलब क्या है? एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर्स का भी हो सकता है बेटे, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, जितने मर्जी आ जाएं, अप टू सो ऑन। तो भाई ठीक है बात। तो अब इसको, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसकी लेफ्ट साइड पे आर लिखा हुआ है, आर वेक्टर, और राइट साइड पे ये वेक्टर सारे ऐड हो रहे हैं, इस और बीच में ये इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये ए बी सी डी जितने भी वेक्टर्स, इंडिविजुअल वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं, इन तमाम का अलहदा अलहदा से जो इफ़ेक्ट है उसको ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का इफ़ेक्ट इन तमाम की एडिशन के बराबर है ना? तो अब आइए अब बुक वाली डेफिनेशन याद कर लेते हैं, मेरे साथ आपने बोलना भी है। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड। बोलिए शाबाश। इज अ सिंगल वेक्टर which would have same effect as all original vectors taken together। शाबाश, यही डेफिनेशन आपकी बुक की भी है, इस आई होप आपको याद होगी होगी, बहुत आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। अच्छा समाहा बेटे, चूंकि अब ये रेगुलर क्लास नहीं है, ऑल दो मेरी नोटबुक पे रेगुलर फर्स्ट ईयर ही लिखा आ रहा है, ये थोड़ी सी रिवीजन टाइप क्लास है, तो इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करना है, क्योंकि हमने एक साल में दो किताबें सारी पढ़नी है, उनके फिर टेस्ट भी देने हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, टेस्ट लेने का तरीका ये होगा कि टेस्ट बना के मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया करूँगा। उस टेस्ट को आप उसके गिवन टाइम के अंदर घर बैठ के ही अटैम्प्ट करेंगे और उसकी तस्वीरें लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। लहदा-लहदा तस्वीरें नहीं भेजनी, 4 पेजेस अगर होंगे तो आपने तो अटेम्प्ट करके हाँ कैम स्कैनर पे मुझे भेज देना है, उसी पे मैं उसको चेक करके आपको वो चेक फाइल रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम एडिशन के ज़रिए ही करते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। क्या मतलब? आप जानते हो कि अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब एक ये भी है ना, मैं ए में ऐड कर दूँ नेगेटिव ऑफ बी, क्या कहते हैं? ये बात है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Now what is this vector negative b? This negative b is called negative vector, negative vector of b, negative vector of b। और नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर ही होता है जिसका आप नेगेटिव वेक्टर ले रहे हो, लेकिन डायरेक्शन बस ऑपोजिट होती है। जैसे अगर ये वेक्टर है b, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। अगर ये है b ऊपर की तरफ, नेगेटिव बी किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। दिस इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो यहां से इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो, कितना आसान है। मेरे साथ बोलना है आपने, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, बोलो जी, इज इक्वल टू, इज द एडिशन ऑफ इट्स नेगेटिव वेक्टर। लेकिन अब बुक में कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में ऐसे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ द वेक्टर, सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। क्या लिखा हुआ है बुक में? एक ही बात है ना, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर भी तो वही वेक्टर होता है जिसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल दी जाए।
मतलब रिवर्स कर दी जाए तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। आइए अब इस बात को ग्राफ के ऊपर भी देखते हैं ग्राफिकली। उसी तरह हम दो वेक्टर दोबारा से लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए हमने रेड से बना रहे हैं अभी तक, ये वेक्टर आ गया वेक्टर ए, और ग्रीन कलर से ये मैंने बना दिया वेक्टर बी। ये आ गया वेक्टर बी। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव चाहिए। बी को सब्ट्रैक्ट करना है, बी इस टाइम राइट की डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव बी की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट, माइनस बी। तो अब आपने ऐड करते हुए क्या करना है, पहले वेक्टर ए बनाना है उसी तरह, इस वेक्टर ए। अब इसके साथ माइनस बी ए की टेल को जोड़ना है, तो माइनस बी तो इस तरफ था, ये है ना माइनस बी। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसको ब्लू से बना लेते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर में एक्चुअली ए वेक्टर में ऐड क्या हो रहा है, माइनस बी। इस टाइम ये रिजल्टेंट होगा ए प्लस माइनस बी, यानी ए माइनस बी। अच्छा, जब आपने ए माइनस बी किया तो ये जवाब आया, ये ए माइनस बी आपने फाइंड किया है। मैं अब यहाँ पे कहूँ मुझे बी माइनस ए चाहिए, अब नेगेटिव किसका लेंगे बताओ ज़रा, और बी में ऐड करेंगे। ओके, आओ हम ए का नेगेटिव शो करते हैं। ए का नेगेटिव एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, क्या ये नहीं होगा बेटे, माइनस ए। तो हम पहले अब बी बनाएंगे, विल सिंपली ड्रॉ बी। पहले हमने बी बना लिया, ये बी है, और इसमें मैंने माइनस ए को ऐड करना है। माइनस ए कुछ ऐसे है, दिस इज माइनस ए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, माइनस ए को रेड से बना, विट्री रेड डायग्राम में, दिस इज माइनस ए। बी में जब माइनस ए ऐड हुआ, आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसमें आपने बी में ऐड किया है माइनस ए, इट बिकम्स बी माइनस ए। तो आप ज़रा देखो, पहले जो हमने ए माइनस बी किया वो ये था ना बेटे, और बी माइनस ए जब किया, क्या वही वेक्टर आया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब है यहाँ से ये बात साबित हुई, ए माइनस बी is not equal to b minus a in direction because they are in opposite direction। तो यहाँ से ये भी साबित हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ, अगर आप मैग्नीट्यूड में देखो, जितने a माइनस बी की ये लेंथ बन रही है ना, उतनी ही b माइनस ए की भी बन रही है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये दो लाइनों से शो करते हैं, वो b माइनस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है।
डायरेक्शन इज ऑपोजिट, a minus b and b minus a as opposite direction. Let me 3 पे कहीं टाइम चल रहा है। 5 मिनट चलें पे किया। चलें आज यहाँ तक वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक रखते हैं। वहाँ आपने करना क्या है कि ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आज मैंने पढ़ाया है। और आपने आपने जहाँ से भी ये टॉपिक्स तैयार करते हो वहाँ से आज ही इसको तैयार करना है कि उन बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, केयरलेस एटीट्यूड। आप तो माशाल्लाह रिपीट कर रहे हो, आपकी तरफ से ऐसा कोई केयरलेस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाया जिस दिन उसी दिन ही उसको तैयार भी करना है, और कोई प्रॉब्लम होने पे नेक्स्ट टाइम पूछ। अभी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं किताब के मुताबिक कवर कर रहा हूँ। अब कल जब मैं आपको 2.3 एग्जाम्पल पे जिस दिन मैं पहुंचूंगा ना, उस दिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडिशन के सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ आएगा, जिससे हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करके फार्मूला से उसका जवाब निकाल सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड तो ज़रा डिफ़िकल्ट मेथड है ना, कि उसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, स्केल बनाना होगा, दो वेक्टर्स को जोड़ना होगा हेड टू टेल, और फिर जाके वो ऐड होंगे। तो ग्राफिकल मेथड इतना सूटेबल मेथड नहीं है। अब फिर हमारे पास जो फार्मूला मेथड है जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखें। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, वरना आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है बेटे, चलो ठीक है, यही कोई ना 5, 5:30, 6 बजे तक मैं आपकी क्लास डेली कर लिया करूँगा आपसे पूछ। हाँ, इन केस पहले मैसेज नहीं आता तो 6 बजे तो लाजमी स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है बेटे, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना फिर। खुदा हाफिज़।